हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एसएसटी पेपर 2 के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफी यूजफुल वीडियो रहेगी सीटेट 2024 के लिए, क्योंकि यहाँ हम लोग टारगेट कर रहे हैं स्पेशली पेपर 2 पर। पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इस सेशंस में हम लोग देखेंगे। क्लास नंबर 1 है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी और उसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटी के भी देखने वाले हैं। तो एसएसटी का काफी महत्वपूर्ण सेशन है, वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में इंक्लूड करे। तो चैनल पर नए हो तो सीटेट पेपर 2 साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेगुलर वे में कंटेंट देखने के लिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां पर, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, सबको डिटेल में देखने वाले हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, एसएसटी पेपर 2 के लिए क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको बताना है सौर मंडल का जो सदस्य नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, एक क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, एक नक्षत्र या फिर एक धूमकेतु। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि सौर मंडल का जो सदस्य नहीं है। काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, जो एक नक्षत्र होता है वो एक सौर मंडल का सदस्य नहीं है। अब आप कहोगे सर सौर मंडल का सदस्य क्यों नहीं है। अब देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्षुद्र ग्रह क्या होता है, एक उपग्रह में क्या अंतर होता है और एक धूमकेतु में क्या अंतर होता है। तो देखो, धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु हमारे सौर मंडल में जितने भी सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य हैं सौर मंडल के सदस्य, वो क्या कहलाते हैं, हमारे धूमकेतु कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई, धूमकेतु जो सौर मंडल के जो सदस्य है। अब बात आती है कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह देखते हैं हम कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। क्षुद्र ग्रह जितनी भी छोटी चट्टाने और जो पिंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए बोला जाता है। ठीक है, जितने भी छोटी चट्टाने हैं या फिर पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अब बात आती है कि भैया नक्षत्र क्या होते हैं, या फिर इसके अलावा एक चीज आती है हमारे पास, उल्काएं। उल्काएं भी पूछा जाता है कि उल्का पिंड क्या होते हैं। तो उल्काएं जो है अंतरिक्ष में जितने भी हमारे धूल होती है या फिर मलबा होता है, उसकी जो भी कण होते हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारे उल्काएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक हो गई बात। तो ये क्या होता है भाई, चंद्रमा क्या है हमारा, चंद्रमा हमारा एक प्रकार का क्या है, उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा किसका उपग्रह है अगर आपसे पूछा जाए तो अर्थ का उपग्रह क्या है भाई, चंद्रमा है, मून है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है। और उपग्रह क्या करता है, चारों ओर घूमने वाले क्या कहलाते हैं, पिंड कहलाते हैं। यानी कि अर्थ के चारों ओर क्या घूमता है, चंद्रमा घूमता है, यानी कि मून घूमता है। मून क्या है, अर्थ का उपग्रह है और चारों तरफ हमारा घूमने का काम करता है, तो ये क्या कहलाते हैं, पिंड कहलाते हैं। उल्का हमने बता दिया आपको क्या होती है, उसके साथ साथ धूमकेतु भी बता दिया। लास्ट आती है हमारे पास कि भाई नक्षत्र क्या होते हैं। तो जो भी समूह बनाने वाली चीजें होती हैं, जितने भी, जैसे एक समूह बनाने वाले जितने भी तारे होते हैं हमारे, हम आप लोगों ने तारे देखे होंगे, तो तारे जो समूह में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें ही हम नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, नक्षत्र की बात क्लियर हो गई कि किसे बोलते हैं, कि एक समूह बनाने वाले क्या कहलाते हैं, हमारे धूमकेतु नहीं, हमारे नक्षत्र कहलाते हैं। ठीक है, और तारे क्या होते हैं, एक विशेष प्रतिरूप होते हैं भाई। तारे जो है एक प्रकार का विशेष प्रतिरूप होते हैं जो आकाश में पृथ्वी से समान दूरी पर नहीं हो सकते हैं कभी भी। पृथ्वी से कभी भी जो तारे होते हैं, पृथ्वी से आकाश में तारे कभी भी समान दूरी पर नहीं होते, इस चीज को ध्यान रखना। और जब इनका समूह बन जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। आपने देखा होगा कोई जो स्टार होता है वो बहुत ज्यादा छोटा दिखाई देता है, कोई स्टार, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा बड़े साइज में, यानी कि ज्यादा चमकता हुआ और ज्यादा बड़े साइज में दिखाई देता है, क्योंकि उसकी पृथ्वी तल से दूरी अलग अलग होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक, जितने भी सितारे दिख रहे हैं वो एक ही दूरी पर होंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ ज्यादा दूरी पर होते हैं पृथ्वी से, कुछ कम दूरी पर होते हैं, और उसी प्रकार से वो चमकते हैं और उसी प्रकार से उनका आकार दिखाई देता है। तो नक्षत्र क्या है, समूह हो जाते हैं तारों का, उसी को हम नक्षत्र कह देते हैं। तो ये सौर मंडल का सदस्य इनको नहीं बोलते हैं, बाकी सारे के सारे सौर मंडल के सदस्य हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 पर, निम्नलिखित में से किस देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये आपको बताना है। अब लोकतांत्रिक देश का होता है भाई, लोकतांत्रिक देश वो होता है जहां पर जो भी सत्ताधारी दल होता है वो जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता, यानी कि दोनों की समान संभावनाएं होती है, जीतने की भी और ना जीतने की भी। तो वही क्या कहलाता है, हमारा लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो ऑप्शन ए बोलता है जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं। ऑप्शन बी बोलता है एक ही दल
विगत 20 वर्ष से चुनाव जीत रहा है तो क्या वो लोकतांत्रिक देश के रूप में माना जाएगा? नहीं। सत्ताधारी दल विगत 3 चुनाव में हार रहा है, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाई 3 चुनावों में हार रहा है, हार भी सकता है और जीत भी सकता है, दोनों की संभावनाएं बराबर होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, ऐसा नहीं होता लोकतांत्रिक देश में। भाई स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है और सत्ताधारी दल जो होते हैं उनकी जीतने की और हारने की समान समानताएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम थर्ड के साथ में। डैश संस्कृत शब्द भज से आया है जिसका अर्थ है विभाजन करना या बांटना, तो ये भक्ति से आया है, तीर्थयात्री, साहित्य या हिंदू से। तो कौन सा शब्द है जो संस्कृत का शब्द है जो भज से आया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भक्ति जो संस्कृत शब्द है भज से आया, जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजन करना होता है या फिर बांटना होता है, तो ए इसका अभिष्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास फोर्थ। किस वर्ष महात्मा गांधी ने नक्सलीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की थी? 1885, 1895, 1905 या 1915 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1895 में गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी। अब नेटाल कांग्रेस क्या है भाई? जहां पर साउथ अफ्रीका देश में जो भारतीयों से जो भेदभाव किया जाता है उसके विरोध में गांधी जी ने 1895 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है इस प्रकार के क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 है, 19 है, 21 है या फिर 32 है? तो राइट आंसर है हमारे पास आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 क्या है? भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 14 में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात? इसके तहत जितने भी भारतीय संविधान के सभी नागरिक हैं समान अधिकार दिया गया है। कानून में जैसे हम कानून की बात करें भाई, है ना, न्याय व्यवस्था की बात करें, कानून में जितने भी लोग हैं सब समान रूप से देखे जाते हैं कानून के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसके लिए कानून अलग है, कोई व्यक्ति छोटा है तो उसके लिए कानून अलग है, ऐसा नहीं है। ये किस में लिखा गया? आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि सभी के लिए समान रूप से अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये आपको बताना है। इंडियन भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रकार के प्रश्न आप देख लेना, प्रीवियस ईयर में उठा के देख लेना। प्रीवियस ईयर के मैराथन भी हम लोग लेके आने वाले और ये लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल पर नए हो तो। सीटेट में पेपर 2 के लिए साइंस, एसएसटी, मैथ्स प्लस इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं। एग्जाम से पहले आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 6 बोलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग ए है, भाग थर्ड है, भाग फोर्थ है या भाग फिफ्थ है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 3 हमारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया, जिसमें मौलिक अधिकार से संबंधित है और जिसमें नागरिकों को विभिन्न अधिकार दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल है। जिसमें पहला जिसमें राइट टू फ्रीडम, जिसको हम बोल सकते हो आप, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम जो इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है। समानता का राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग इक्वल हैं, समान हैं, ठीक है। उसके बाद शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे के सारे किस चीज में दिए गए? मौलिक अधिकार के भाग नंबर 3 में दिए गए। 20 का विस्तृत उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है 7। पंचायती राज से आपके प्रश्न बनते हैं भाई, डेफिनेटली सीटेट के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे तो आपने देखा होगा पंचायती राज से काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 73वें संशोधन या फिर 86वें संशोधन अधिनियम के तहत? तो राइट आंसर है भाई देखो, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये 73
73वें संशोधन अधिनियम के तहत इसको मेंशन किया गया, यानी कि 73वें संशोधन अधिनियम किससे रिलेटेड है? पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा जो है प्राप्त है। क्लियर हो गई बात। और इसको कौन से ईयर में इंप्लीमेंट किया गया था, अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है तो 1992 को पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक में दर्जा मिला था 73वें संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार गलत कर देते हैं। तो भाई पॉलिटी में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 45 वर्ष? तो अभिष्ट उत्तर है भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति की। न्यूनतम आयु पूछी गई है ना, तो ये 35 वर्ष है। क्लियर हो गई बात। भारतीय संविधान की राष्ट्रपति की उम्मीदवार अगर है कोई भी तो 35 वर्ष तो होना ही चाहिए, इससे कम में आप उम्मीदवारी भी नहीं रख सकते राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे प्रीवियस और सेशन अगर एसएसटी के उठा के देखेंगे, जिसमें हमने उत्तराखंड टेट में काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने काफी डिटेल में इन प्रश्नों को हल किया है, समझाया आप लोगों को। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 में, या फिर 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, या 1946 में? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। क्या पूछा गया भाई? कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 49 को अपनाया गया था। और लागू कब किया गया था? तो लागू करने का वर्ष था हमारा 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया था, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। और इसको कब लागू कर दिया गया था? तो 1950 26 जनवरी में इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 10, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? किसका पूछा गया है भाई? राज्यसभा में सदस्यों के कार्यकाल पूछा गया है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर है। जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है भाई? 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। तो भाई क्लियर हो गई बात, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। लेकिन देखो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतर्गत, ध्यान देना है यहाँ पर, जो भी 2 वर्ष होते हैं, 2 वर्षों के अंतर्गत जो 1/3 सदस्य जो है क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या बोला गया? प्रत्येक 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिनका राज्यसभा का निरंतरता बनी रहती है। और ऑप्शन नंबर डी इसका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा में सदस्य का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आता है हमारे पास 11, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है भाई, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर संसद, या फिर प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर है भाई, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया क्या है? भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर है। इस प्रकार के प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करना है। और काफी सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके कॉमेंट जरूर लीव करना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का प्रावधान लिखा गया है? अनुच्छेद 14 में है, अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 21A, या अनुच्छेद 32? तो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी जो बोलता है आर्टिकल 21A में। ये क्या है? RTE एक्ट जो आप लोगों ने देखा होगा 2009। तो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है इसको? आर्टिकल 21A में इसको मेंशन किया गया है, जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है दी जाती है 14 साल तक के बच्चों के, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। ये क्या है भाई? एक मौलिक अधिकार है जिसमें फ्री एंड कंपलसरी निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है बच्चों के लिए। और आर्टिकल 21A में इसको दिया गया RTE 2009 के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13। क्वेश्चन 13 बोलता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है भाई? संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 74 में, 84 में, 108 में, या फिर 110 में? तो राइट आंसर है हमारे पास आर्टिकल 108 में संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का प्रावधान मेंशन किया गया, अनुच्छेद 108। क्लियर हो गई बात? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में। अकबर द्वारा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद राजपूतों से गठबंधन किया गया था? अकबर द्वारा कौन से युद्ध के बाद राजपूतों से संधि या गठबंधन किया गया था? हल्दी घाटी का युद्ध था ये, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, या फिर चित्तौड़ का युद्ध?
तो प्रश्न का राइट आंसर है भाई हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका अभिष्ट उत्तर है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राजपूतों के साथ गठबंधन किया गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भाई? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर ने राजपूतों से गठबंधन करना शुरू कर दिया था और उनकी जितनी भी सैन्य शक्ति थी उनके साथ में क्या किया था भाई? साम्राज्य में अपना विस्तार किया था। जो उनकी सैन्य शक्ति थी उससे साम्राज्य का विस्तार किया गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन करके रखो, नोट्स बना लो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर बाय भी कर सकते हो। काफी सारे आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगे, सीडीपी के भी मिल जाएंगे, साथ साथ साइंस के भी मिल जाएंगे, एसएसटी के मिल जाएंगे, ये प्रश्न भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संघ, जिसको क्या बोलते हैं भाई? काउंसिल, किसने आयोजित किया था? अशोक ने किया था, कनिष्क ने किया था, बिंबिसार ने किया था या फिर अजात शत्रु ने किया था? तो बौद्ध धर्म का जो काउंसिल था वो स्टैब्लिश करने वाले चौथा बौद्ध संघ जो है किसने आयोजित किया था भाई? तो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर है। जो कनिष्क थे इन्होंने बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संघ काउंसिल को आयोजित किया था भाई। क्लियर होगी? जिसे क्या बोलते हैं भाई? जिसको महायान और हीनयान, ध्यान देना, महायान और हीनयान संप्रदायों का विभाजन हुआ था। इससे ही महायान और हीनयान संप्रदायों का विभाजन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था भाई? ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ये आपको बताना है। बलबन थे, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इब्राहिम लोदी? तो दिल्ली सल्तनत के सबसे अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। डी इसका अभिष्ट उत्तर होगा। और कौन सी ईयर की बात हो रही है भाई? इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक थे जिन्हें 1526 में बाबर ने, ध्यान देना, बाबर ने पानीपत के युद्ध में पराजित किया था। 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। और ये दिल्ली सल्तनत के क्या थे भाई? अंतिम शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 17। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर है। अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। 20 का राइट आंसर है। अकबर ने विभिन्न धर्मों के, यानी कि अलग अलग धर्मों के जो तत्व थे उसको मिलाकर, जो भी अलग अलग धर्मों में अच्छी अच्छी चीजें थी उसको मिलाकर दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। तो 20 का अभिष्ट उत्तर है। इन्होंने क्या किया था? धार्मिक एकता के ऊपर बात करी थी। जितने भी रिलीजियस थे, यानी कि धार्मिक एकता के ऊपर इस दीन-ए इलाही में इन्होंने बात करी है अकबर ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 18। कौन सा राज्य सुनहरी बालू यानी कि गोल्डन सैंड के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? तो आपको पता है कि गोल्डन सैंड के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान ही हमारा एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या है भाई? गोल्डन सैंड यानी कि सैंड पाई जाती हैं, टीले पाए जाते हैं राजस्थान में। क्या कौन सा मरुस्थल आता है भाई यहाँ पर? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट है, यही क्या होता है? सुनहरी बालू होती है यहाँ पे, सुनहरा गोल्डन जिसको आप बोल सकते हो, रेत पाया जाता है और पर्यटकों के बीच में काफी आकर्षक रहता है इसका थार डेजर्ट का। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारे पास 19। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एडीज है, हिमालय, रॉकी या फिर अल्प्स? तो अभिष्ट उत्तर है इसका क्वेश्चन नंबर 19 का। जो एडीज पर्वत श्रृंखला है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। किसके बारे में बात हो रही है? संसार, वर्ल्ड की बात हो रही है। और ये कहां पर स्थित है भाई? ये दक्षिण, जो साउथ का दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये भी पूछ लेते हैं भाई कहां पर है, कौन सी कंट्री में स्थित है? एडीज जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये साउथ अमेरिका में स्थित है। और ये विश्व की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई लगभग जो है, जिसकी लेंथ की बात करूं 7000 किलोमीटर्स इसकी क्या है? लेंथ है। अब आप देख सकते हो कितनी लंबी पर्वत श्रृंखला है एडीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 20। कौन सा महासागर एस आकार का है? किसकी बात हो रही है? एस शेप की बात हो रही है। कौन सा महासागर है जो एस शेप का है? अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो राइट आंसर रहेगा, देखो शेप पूछा गया है, कौन से शेप में है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो अटलांटिक महासागर है वो कुछ कुछ एस शेप में दिखाई देता है। क्लियर होगी बात? और ये जो है अफ्रीका और अमेरिका के बीच में स्थित है। अफ्रीका और अमेरिका इन दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर है और एस आकृति में है ये।
बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस में इन सेशन में एसएसटी पार्ट 2 के लिए यानी कि पेपर 2 के लिए मैंने इंक्लूड किए हैं। यहाँ से आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप थ्योरी चैप्टर चाहते हैं तो वो भी हम चैनल पर थ्योरी चैप्टर भी अपलोड कर देंगे। नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सारी चीजें मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं। किस भारतीय राज्य में लोकटक झील स्थित है? असम में है, मणिपुर में है, मेघालय में है या फिर सिक्किम में है? तो अभिष्ट उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो मणिपुर है। मणिपुर में लोकटक झील जो है स्थित है और यह प्रसिद्ध होती है। ये तैरती हुई झील है भाई। लोकटक झील कैसी है? ये फ्लोटिंग जिसको बोलते हैं, फ्लोटिंग फ्लोटिंग लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। लोकटक झील जिसको बोलते हैं, कहां पर स्थित है भाई? मणिपुर में स्थित है। और इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जो है पाए जाते हैं। 20 का अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सूरज की किरणें एक वर्ष में कितनी बार कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं? इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, तो इसके लिए लाइक बनता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कि जो किरणें हैं सूर्य की एक वर्ष में कितनी बार कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं? एक बार गिरेगी, 2 बार है, 3 बार या कभी नहीं? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो सूर्य की किरणें एक वर्ष में एक बार जो है कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी गिरती हैं। और ये कब होता है भाई? ये संक्रांति का दिन जो होता है 21 ऑफ जून के आसपास। एग्जैक्टली नहीं है ये, 21 जून भी हो सकता है, 21 जून से पहले भी थोड़ा हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो इसके आसपास जो है ना कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं, सीधी गिरती हैं। तो एक बार होता है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सूफी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? सामाजिक सुधार करना था, धार्मिक एकता, कृषि का विकास करना था या सांस्कृतिक जागरूकता? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सूफी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो सूफी आंदोलन आंदोलन था तो ये सामाजिक सुधार के लिए, या फिर ये ऑप्शन नंबर बी धार्मिक। सूफी जो है ना धार्मिक एकता से रिलेटेड हमारा आंदोलन था, जिसमें सारे सूफी संत आए थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? जो इस्लाम धर्म था, जो इस्लाम धर्म था और अन्य धर्मों के बीच जो भी आपसी समझ को और भाईचारे के रूप में आगे बढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य था। सूफी संतों ने क्या किया भाई? प्रेम और समर्पण के माध्यम से जो है धार्मिक एकता को बनाए रखने में काफी बड़ा योगदान दिया। तो 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 24, किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था भाई? फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में बाबर थे, ये अकबर थे, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर है। जो अकबर थे इन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनवाया था और यहाँ पर कई महल, मस्जिद और जितने भी बुलंद दरवाजा जैसे जितने भी स्मारक हैं वो इन्हीं के कार्यकाल में थी भाई। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 25, 1857 की क्रांति के समय भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे या सर ह्यूम रोज थे या लॉर्ड विलियम्स थे? तो अभी इस उत्तर क्या है भाई? सर ह्यूम रोज जो थे वो 1857 क्रांति के समय भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका अभिष्ट उत्तर है। और इन्होंने जो है विद्रोह को दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो ये विद्रोह हुआ था 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके ऊपर हम डिटेल थ्योरी चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या आई सेक्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लेना। जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस किया है कि 1857 की क्रांति में कौन कौन जो है सबसे ज्यादा एक्टिव थे, किन्होंने इसका पार्टिसिपेशन किया, क्या कारण था 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी। सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया, आप लोग एक बार जरूर देख लेना। थ्योरी चैप्टर बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न आप लोगों के मिल जाते हैं। तो सर ह्यूम रोज जो थे इन्होंने इस क्रांति का दमन करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर थ्योरी चैप्टर देख सकते हैं। सारी चीजें कब कब कौन सा संगठन कहाँ हुआ था और कौन कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। एसएसटी में डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न बनेगा, सीटेट में बहुत सारे प्रश्न जो है भारतीय नेशनल कांग्रेस से पूछे गए हैं। तो
87, 85, 90। तो 1885 में एओ ह्यूम्स द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई थी भाई, स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एओ ह्यूम्स ने करी थी इसकी स्थापना, और इसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक जागरूकता फैलाना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब इसके जो प्रथम अधिवेशन हुए थे 1885 कहां पर हुआ था, कैलकाटा में हुआ था, मुंबई में हुआ था, और वहां पर कौन कौन से ईयर में अधिवेशन हुए, किसने उसकी अध्यक्षता करी, ये सारी चीजें थ्योरी चैप्टर में मैंने डिफाइन कर दिया। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करो, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ोगे सीटेट के लिए एसएसटी में, तभी आप 60/60 स्कोर कर पाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपके 10 क्वेश्चंस आप पेडागोजी के मान के चलो, रिमेनिंग आपको 50 क्वेश्चन कंटेंट वाले पार्ट से ही निकालने हैं। तो आपको पता होनी चाहिए हिस्ट्री वाला पार्ट, सिविक्स का पार्ट, पॉलिटी, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 27, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेपाली गांधी कहा जाता है, विपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, या फिर बीपी कोइराला। तो राइट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जानते हैं बीपी कोइराला जो है कहाँ के हैं, ये नेपाल के हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, नेपाली गांधी की इन्हें उपाधि दी गई थी। ठीक है, जो नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन के कौन थे, ये प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है, प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है। कोइराला फैमिली जो है कहां से बिलोंग करती है, नेपाल से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, धरती का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया और क्वेश्चन बढ़िया है। तो मरियाना गर्त है, डेड सी है, माउंट एवरेस्ट है, या गोबी मरुस्थल है। तो धरती का सबसे गहरा बिंदु पूछा गया है, तो राइट आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। जो मरियाना गर्त है वो सबसे गहरा बिंदु है भाई, और जो लगभग 11,034 मीटर गहरा है भाई। कितना हो गया, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 11,034 मीटर जो है इसकी डेप्थ हो गई है। और कौन से महासागर में है ये मरियाना गर्त, प्रशांत महासागर, इस चीज को भी ध्यान देना, प्रशांत महासागर में ये बिंदु मौजूद है भाई। और ये धरती का सबसे गहरा पॉइंट है मरियाना गर्त, और इसकी मैंने डेप्थ भी आप लोगों को बता दी है, और सी भी बता दिया है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ग्रहतीय पवन प्रभावित होती है, व्यापारिक पवन है ये, या वेस्टर्न लाइट है, मानसून पवन है, या फिर ध्रुवीय पवन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो वेस्टर्न लाइट है ये दक्षिणी गोलार्ध में ग्रहतीय पवन प्रभावित होती है, वेस्टर्न लाइट बी। दक्षिणी गोलार्ध से कितने भाई, 30 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है, इसके बीच बहने वाली पवन है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, इनकी ईस्ट की ओर जाएगी ये। ठीक है भाई, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच प्रभावित होने वाली वेस्टर्न लाइट पश्चिम से कहाँ फ्लो होगी, पश्चिम से ईस्ट की ओर फ्लो होगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है, मालदीव है, ग्रेटर बैरियर रीफ है, लक्षद्वीप है, या फिर अंडमान है। तो 30 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का अभिष्ट उत्तर है। जो ग्रेटर बैरियर रीफ है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह के रूप में इसको जाना जाता है, और जो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट के पास में, जो ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पर ये स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है और विश्व का सबसे बड़ा प्रवालीय द्वीप है, और ये प्रवाल भित्ति संरचना के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है भाई, बी इसका अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, इंपॉर्टेंट है भाई, सहारा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, या फिर थार मरुस्थल है। तो 31 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सहारा, बिल्कुल बी, सहारा मरुस्थल जो है इसका अभिष्ट उत्तर है, जो विश्व का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 32, कौन सी पर्वत श्रृंखला, 31 नहीं है 32 है, पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के बीच विभाजन रेखा मानी जाती है, हिमालय, रॉकी पर्वत, एडीज पर्वत, या फिर यूराल पर्वत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप के बीच में और एशिया के बीच में विभाजन रेखा का काम करती है, तो इसको हम बोलते हैं यूराल पर्वत, जो है एक प्राकृतिक विभाजन रेखा माना जाता है ये, इसको हम बोलते हैं यूराल पर्वत। और क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 32 को हम डिस्कस कर रहे थे भाई, 31 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्नों की संख्या नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा बढ़ा दूंगा। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर जाना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना, सारे अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।